हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर आज इस रीजन को डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटी में नोटिस क्यों आ रहे हैं, जीएसटी नोटिस आने के क्या क्या रीजंस हैं और आपको उनको किस तरह से अवॉइड करना है। मैं आपको बता देता हूँ, 17-18 और 18-19 दोनों के लिए 31 दिसंबर भी काफी क्रूशियल डेट है। 17-18 के लिए जो है वो ऑर्डर पास करने की डेट है 31 दिसंबर। तो अपने जीएसटी लॉगिन को एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरह से 18-19 के लिए नोटिस सेंड करने की जो डेट है वो भी 31 दिसंबर है। उसके जो ऑर्डर है वो 31 मार्च 2024 तक इशू किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आप रीजन समझ लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए और फ्यूचर में आप ऐसी गलती मत करिएगा कि आपको नोटिस आए। सेकंड थिंग है कि जो मैं यहाँ पर ये पॉइंट्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे रीजन यहाँ पर बता रहा हूँ जिनको आपको खुद से लॉगिन करके चेक कर लेना है। जब से आपने जीएसटी नंबर लिया है उस साल से लेकर अब तक का आपको ये चीजें तैयार करके रख लेनी है। और अगर कहीं पर भी आपको मिस्टेक दिख रही है तो सबसे पहले आपको टैक्स जमा करना है डीआरसी 0 के थ्रू, उसको एडजस्टमेंट करके वो फॉर्म जो है आपको अपने जुडिशल ऑफिस में सबमिट करा देना है। इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि आपको नोटिस नहीं आएगा, सेकंड है आपका जो इंटरेस्ट है और जो पेनल्टी है दोनों से आप बच जाएंगे। ध्यान रखिए, 18% के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट लगता है और पेनल्टी जो है वो फुल अमाउंट तक की पेनल्टी लग जाती है। और 10,000 सीजीएसटी, 10,000 आईजीएसटी और आईजीएसटी भी 20,000 तक की पेनल्टी है, यानी कि 40,000 रुपए तक की आपको पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। उसके अलावा अदर प्रोविजंस भी है, जनरल सेक्शन में भी 50,000 की पेनल्टी लग सकती है। तो नोटिस में पेनल्टी और इंटरेस्ट को सेव करने के लिए आपको इन रीजन्स को अवॉइड करना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेता हूँ और आपको ये वीडियो खुद देखनी भी है, ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ समझना है कि जितने भी नोटिस आए हैं उसकी मैंने अलग से वीडियो बना दी है, क्या क्या पॉइंट्स पर क्या क्या रीजन पर नोटिस आ रहे हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और रिप्लाई कैसे करना है प्लेलिस्ट में पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ, आप खुद से कैसे चेक करेंगे और क्या क्या रीजन की वजह से नोटिस आए हैं, कितने सारे रीजन हैं जिनकी वजह से जीएसटी में नोटिस आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जीएसटी लॉगिन कर लिया है, आपको भी इस टाइप से अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको रीजन चेक करने हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है मैं आपको बता देता हूँ, ये सर्विस खुद से ही ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर ही अवेलेबल है, जिसकी वजह से नोटिस आ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर रिटर्न के अंडर में टैक्स लाइबिलिटीज एंड आईटीसी कंपेरिजन में जाना है। यहाँ पर खुद से ऑटोमेटिकली ये जीएसटी पोर्टल कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा है, यही सेम पॉइंट्स ध्यान से समझिए, यही वाले सेम पॉइंट जो है जो नोटिस आए हैं उसमें उठाए गए हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो आपका आ रहा है GSTR 1 और 3B के डिफरेंस का। जीएसटी पोर्टल पर GSTR 1 भी आपने फाइल किया है, 3B भी आपने फाइल किया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, जीएसटी ऑफिसर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ये जो वैल्यू आप दिखा रहे हैं इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस आने के काफी रीजन है कि आपने प्रीवियस मंथ में जो है डाटा मतलब जो अमेंडमेंट्स की थी सेकंड मंथ में उसको आपने रिड्यूस करके सप्लाई को अमेंडमेंट कर दिया, उसकी वजह से भी डिफरेंस हो सकता है। कुछ यहाँ पर डिफरेंस ऐसे भी हो सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको 30 नवंबर तक की अलाउड की जाती है, मतलब 30 नवंबर तक की डेट है। 30 नवंबर के अंदर जो रिटर्न हमारी फाइलिंग आती है वो हमारी अक्टूबर तक की रिटर्न आती है। इसका मतलब है प्रीवियस ईयर, अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे मैंने 22-23 का डाटा ओपन किया है, ऐसे आपको 23-24 का भी डाटा ओपन करके देना है। हो सकता है आपने कोई प्रीवियस ईयर की एडजस्टमेंट यहाँ पर की हो अक्टूबर की रिटर्न में, क्योंकि 30 नवंबर तो उसकी डेट होती है। तो 30 नवंबर से पहले आप जो रिटर्न फाइल कर सकते हैं वो ये वाली रिटर्न है। तो इसमें आपने हो सकता है कोई अमेंडमेंट कर दी हो, उसकी वजह से भी GSTR 1 और 3B का डिफरेंस आपका हो सकता है। तो जैसे आपका अगर कोई डिफरेंस बन भी रहा है तो उसके लिए आपको रिको तैयार करके रख लेना है। ठीक है, अब 23-24 में भी आपको क्या करना है, इसी टाइप से चेक कर लेना है। करंट ईयर के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 17-18-18 के तो नोटिस इशू हो गए हैं। आपको जो ये बाकी वाले जो साल बचे हैं 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24, इनमें आपको ध्यान रखना है। 23-24 के लिए DRC 01C, DRC 01B काफी सारे ऐसे फॉर्म इन्होंने अनेबल कर दिए। तो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप की मिस्टेक को अवॉइड करके चलना है। बट काफी केस में ऐसा हो सकता है कि जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं। कहीं पर क्या होता है कि एडवांस के केस में, तो एडवांस के केस में भी सर्विस वाले पार्ट पर तो अभी एप्लीकेबल है ही जीएसटी, तो आपको फॉलो करना है। दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि जो बिलिंग है वो आप इस टाइप से कर रहे हैं कि जी जो पेमेंट्स आती हैं पेमेंट के अकॉर्डिंग आप लेकर चल रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो जीएसटी है वो आपको ड्यू बेसिस होता है, मतलब जैसे आपने सप्लाई इनिशिएट कर दी हो या फिर इनवॉइस विच एवर अर्लियर, दोनों में से जो भी एक्टिविटी पहले है उसके अकॉर्डिंग आपको इनवॉइस इशू करके टैक्स जो है भरने की लाइबिलिटी आ जाती है। तो अगर आप ये वाली एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं तो इससे आपकी मिसमैचिंग काफी बढ़ेगी, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वो चीज का आपको ध्यान रखना है। GSTR 1 और 3B में जो डिफरेंस है उसको अवॉइड करके चलना है। फिर भी अगर आता है जेन्युइन तो आपको रिकंसिलेशन तैयार करके रख लेना है, पर ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। जब भी भरना है तो पहले एक बार डाटा को चेक कर लेना है। फिर नेक्स्ट में हम बात करेंगे जीएसटी के आईटीसी की। तो जीएसटी का जो आईटीसी है वो भी यहाँ पर खुद से दिखाई देता है। खुद से कैसे दिखाई देता है कि ये जो है ऑटोमेटिकली कंपेरिजन बना के आपको देता है जीएसटी पोर्टल ही।
अब यहाँ पर जो कंपैरिजन में सीट आती है वो GSTR 3B और 2B की आती है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो 2B है वो अप्लाइड है, तो 2B के अकॉर्डिंग ही आपको GST में ITC क्लेम करना होता है। और अगर आपने इसको ज्यादा क्लेम कर रखा है या फिर कम क्लेम कर लिया, देखिए ऐसा भी हो जाता है, प्रीवियस मंथ में ज्यादा क्लेम कर लिया, अब करंट मंथ में कम क्लेम कर लिया, तो उसके लिए भी आपको नोटिस इशू किया जाएगा और आपसे रीजन पूछा जाएगा। फिर भी यहाँ पर थोड़ी रिलैक्सेशन इस पॉइंट किया जाती है कि यहाँ पर नेट इफेक्ट भी देखा जाता है। जो नोटिस अभी बन बन के आ रहे हैं उसमें क्या है कि केवल इसी से यहीं से डाटा यहाँ पर उन्होंने पिकअप किया है क्या कि जी आपने 3B में ये ITC दिखाया था और 2B में आपका ये ITC है, टाइम पर 2A को लिया गया है, जबकि 2A तो बाद में आया था। तो उसके लिए मैंने एक सर्कुलर भी शेयर किया था कि 17, 18, 18, 19 के लिए आपके पास सर्कुलर आया हुआ है, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप अपना एक्चुअल बेस में ITC क्लेम कर सकते हैं। ये वीडियो यहाँ पर अपलोडेड है, आप उसको देख लीजिएगा अगर किसी को ऐसा नोटिस आया होगा तो। पर अब यहाँ क्या कर दिया, 2A की जगह 2B कर दिया। जो 2B की वैल्यू है वो यहाँ पर टोटल दिखाई देगी, बट हो सकता है किसी ऐसे पर्सन ने कि अप्रैल वाले केस में यहाँ पर आ रहा हो जो कि प्रीवियस ईयर का है, आपने क्लेम कर लिया हो, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। या अभी नेक्स्ट ईयर में केस बढ़ेंगे जब मार्च का ITC अगर किसी ने टाइमली अपलोड किया होगा, या फिर जनवरी का, फरवरी का, मार्च का वो बाद में उन्होंने अपलोड किया होगा। करने वाले ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है। हालांकि अब ऐसा केस है कि अगर आप GSTR 1 फाइल नहीं करते तो 3B फाइल नहीं होती, 3B फाइल नहीं होगी तो अगले महीने की GSTR 1 भी नहीं होगी। तो जो भी बायर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आप कोई भी सप्लाई परचेज करते हैं वो गुड्स या सर्विस की हो, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो सामने वाला पर्सन जो है वो अपना GST टाइम से भर रहा है या नहीं भर रहा है, वो अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर उसका GST नंबर एंटर करेंगे सर्च टैक्स पेयर में, उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि उसने कितना टैक्स, कौन सी रिटर्न किस डेट में फाइल किया है। यहाँ पर पूरा के पूरे कंप्लायंस की डिटेल आ जाती है सर्च टैक्स पेयर में, आप जाकर चेक करेंगे। तो बस आपको नॉलेज होना जरूरी है, सारे टूल्स यहीं पर अवेलेबल हैं और आपको लाइव दिखाएगा टिल डेट तक का, जब भी आप चेक कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर वेंडर के साथ काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो पहला रीजन मैंने आपको बता दिया है, GSTR 1 3B का डिफरेंस है। सेकंड रीजन आपका जो है वो आपका ITC का डिफरेंस है। मोस्टली जो केस पिकअप किए गए हैं वो इसी के रिगार्डिंग किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट में हम चलते हैं, मैं आपको रिटर्न ओपन करके दिखाता हूँ, रिटर्न में आपको कौन सी गलतियां कर रहे होंगे, इससे आपको नोटिस आएंगे। तो मैं यहाँ पर जो है अभी लेटेस्ट जो है नवंबर की रिटर्न ओपन कर लेता हूँ, फिर इसमें GSTR 1 में आपको फटाफट से बता देता हूँ कि क्या गलती आपने की होगी ताकि आपको नोटिस आएंगे। तो सबसे पहला जो रीजन है नोटिस आने का वो ये हो सकता है कि जैसे सपोज कीजिए आपने पर्टिकुलर किसी मंथ में सप्लाई एंटर की, ठीक है, और फिर आप उसको हर बार उसको जो है अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो डाटा है उसमें मिसमैच बनेगा आपका GSTR 1 और 3B का। प्रोसेसिंग ऑफिसर को पता लग जाएगा कि आपने कोई वैल्यू अमेंडमेंट की थी, तो अमेंडमेंट के लिए भी यहाँ पर नोटिस आपको आ सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर में अगर आपने एच एस एन कोड जो है वो आपके बायर, तो एज ए बायर सामने वाला पर्सन जिससे आपने गुड्स सर्विस वो अपनी GSTR 1 में फाइल कर रहे होंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। HSN कोड के काफी नोटिस आ रहे हैं। HSN कोड के नोटिस कैसे आ रहे हैं, सपोज कीजिए आपका ये प्रोडक्ट है, आप जो है सेल इस प्रोडक्ट की करते हैं और आपका जो परचेज प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो इस केस में नोटिस आया है कि जी आप हमें आके बताइए कि आपने इस HSN में बाई किया है और दूसरे HSN में सेल किया है, तो क्या आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने लगा रखी है, फैक्ट्री लगा रखी है, तो वो चीज़ आपको देखनी है कि क्या आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसकी कैटेगरी क्या है। तो वो आपको माई प्रोफाइल में जाकर यहाँ पर मिल जाएगा, माई प्रोफाइल में जाकर चेक कर लीजिए कि आपने कौन कौन से HSN सेलेक्ट करे हुए हैं और उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है या नहीं है, ट्रेडिंग एक्टिविटी सेलेक्ट की है, सर्विस है। क्योंकि क्या है, स्टार्टिंग में आपने हो सकता है गलती कर दी हो, मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर आप जेनुअनली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि आप 2-3 प्रोडक्ट मिलाकर या 10 प्रोडक्ट मिलाकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस केस में जस्टिफाइबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट लेकिन अगर आपने खरीदा पेपर है और बेच दिया सीमेंट है, तो उस केस में आपको दिक्कतें आने वाली है और इस टाइप की चीज़ें आपको भी अवॉइड करनी है। आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, ऐसे जिससे आपने गुड्स बाय किया है उसने एंटर की होगी। तो सेकंड केस हो गया, मैंने बता दिया आपको ये वाला जो है HSN वाला। ठीक है, तो HSN के लिए भी बहुत सारे नोटिस यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर अगली जो पॉइंट आता है वो आता है नील रेटेड सप्लाई के लिए, कि आपने जो अपनी जो सप्लाई है जो नील रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है या नॉन GST वाली है, वो गलत कॉलम में डाल दी। ठीक है, तो आपको जो भी आपकी सप्लाई है वो आपको चेक करनी है कि आप इसमें से किस कैटेगरी में कवर हो रहे हैं और उसको सही तरीके से रिपोर्ट करना है। कुछ लोगों ने क्या किया है, 0% वाले के लिए भी अगर सामने वाले पर्सन का GST नंबर है तो उसको यहाँ पर एंटर कर दिया इस वाले टेबल में, जो कि गलत है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर खुद से बताया है, इसके लिए स्पेसिफिक टेबल दी है, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड। तो ये भी आपको अवॉइड करनी है, ये एक रीजन हो सकता है जिसके बेस पर नोटिस आ सकता है। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, अमेंडमेंट का बता दिया।
ई इनवॉइस वाले केस, तो ई इनवॉइस जो है ऑटोमेटिकली डाटा आउट के यहाँ पर आता है। आप अगर ई इनवॉइस में बार बार चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको फ्यूचर में नोटिस आएगा, या चीज़ आप नोट करके रखिएगा, उसकी आपको दिक्कतें होने वाली है। डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट इशूड के लिए कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है, बट लेकिन आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं, क्योंकि जब केस बनता है, जब नोटिस आते हैं उस टाइम में, असेसमेंट के टाइम पर आपको बिल वाइज बिल वेरीफाई कराना होता है, उसमें सीरीज भी चेक की जाती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका एडवांस का। तो जो एडवांस रिसीव आपकी है, एडवांस रिसीव पर अगर आपने ये कॉलम आपने यूज है कि आपने इस, यहाँ पर स्टेट वाइज एंट्री होती है, फिर उसके बाद जब वो एडवांस एडजस्ट हो जाता है तो उसका जो इनवॉइस बनता है वो डलता है इसी टेबल में। तो एडवांस के लिए भी काफी सारे ऐसे नोटिस आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि आपने प्रॉपरली रूल को फाइल मतलब फॉलो नहीं किया है। कंटिन्यूस सर्विस के केस में ये चीज अप्लाइड होती है, एडवांस केस में लायबिलिटी आती है, फिर आप उसको इनवॉइस में एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है, ये भी चीजें ध्यान रखी जाती है। अब अमेंडमेंट रिकॉर्ड में भी क्या है, अमेंडमेंट रिकॉर्ड में मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सप्लाई को कम या ज्यादा कर दिया है, तो ये जीरो वैल्यू के साथ एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, नॉमिनल वैल्यू के साथ उसको एंटर करते हैं, तो वो चीज गलत है। आपको क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट नोट। अगला जो नोटिस आ रहा है वो डेबिट क्रेडिट नोट के डिफरेंस की बता रहा है। डेबिट नोट्स में, क्रेडिट नोट में सब लोगों की गलती है। डेबिट क्रेडिट नोट के लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड की थी, आप देख लीजिएगा। जीएसटी में सेलर के पास राइट है कि वो डेबिट क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। अगर आप एज ए बायर इशू कर रहे हैं या आपके पास आ रहे हैं जिससे आप गुड्स बाय करते हैं, तो वो गलत है, उसको रेक्टिफाई करा लीजिएगा। जीएसटी में जो है क्रेडिट नोट वो है जो सप्लाई को आप कम करते हैं, ठीक है, या गुड्स रिटर्न के केस में काम करता है, वो उस एक केस में काम करता है। डेबिट नोट जो है सप्लाई को बढ़ाने के लिए, टैक्स को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो डेबिट क्रेडिट नोट के लिए भी नोटिस आए हैं, उस नोटिस में क्लियरली लिखा गया है कि सर आपने ये डेबिट क्रेडिट नोट जो है वो इशू किया है रोंगली, और इनका इतने परसेंट इतना टैक्स आ रहा है, इसका इतना परसेंट इंटरेस्ट बन गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है कि आपकी कोई डिमांड यहाँ पर आपने एक्सेप्ट करी, एक्सेप्ट करने के बाद आपने टैक्स भर के छोड़ दिया। टैक्स अगर पोर्टल पर बैलेंस है तो उससे कोई फायदा नहीं है, जब तक डीआरसी जीरो फाइल नहीं होगा, जब तक जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ना ही ये माना जाएगा कि वहां पर रिकवरी हो गई है। तो अगर आप कोई टैक्स की लायबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं तो डीआरसी जीरो करना है और उसको लिंक करना है एआरएन में, जो कि अगर कोई डिमांड आया तो उसमें मेंशन कर देना है आपको। ये नोटिस में जीएसटीआर 1 के रीजन है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जीएसटीआर 3 जो है वो क्या पॉइंट आउट किए गए हैं, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और 100% इसके नोटिस फ्यूचर में भी आएंगे, जो जीएसटी अभी भी आ रहे हैं उसमें भी चीजें कवर की गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाली टेबल की। तो इस वाली टेबल के में जो नोटिस आए हैं वो क्या हैं कि जी आपने आरसीएम को फॉलो नहीं किया है। ध्यान से समझिएगा, पूरी चीज समझिएगा। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है, जो आपके गुड्स हैं वो आप कैसे लेकर आ रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ से आपका सामान आ रहा है। अगर आपका लोकल के लोकल में से आ रहा है विद इन, उसमें भी ये चीज देखी जाती है कि जो एड्रेस है वो कितनी दूरी का है। तो जो प्रॉपर ऑफिसर हैं वो ये चीज देख रहे हैं कि आपने टर्नओवर तो अच्छी खासी कर दी है, बट आपकी कोई भी इनपुट सर्विस पे, इनवर्ट सप्लाई पे आपने रिवर्स चार्ज फॉलो नहीं किया है। तो ध्यान रखिए, अगर आप रिवर्स चार्ज के प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रहे, ये मैंने एक एग्जांपल बताया है ट्रांसपोर्ट की सर्विस का, क्योंकि सबसे पहले जो असेसिंग ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर है, वो ट्रांसपोर्ट की बिल्टी आपसे मांगेंगे। और जो ट्रांसपोर्ट की बिल्टी है उसमें भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हुआ करता था, पहले एग्जाम्पन थी कि कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, लेकिन अब आरसीएम में चीजें कवर हो गई हैं। तो अगर आपके जिससे आपने सर्विस ली है फ्रेट की, फ्रेट इनवार्ड वाली जो सर्विस ली है फ्रेट की, तो उस केस में क्या है कि अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज ले रखा है, वो टैक्स लगा के भेज रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उन बिल्टी के केस में, या जो भी वो इन्वॉइसेज हैं, या फिर जो भी जिसके थ्रू भी वो ट्रांसपोर्ट के बिल्स हैं, और अगर उसमें टैक्स नहीं लगा हुआ, तो उसकी पूरी की पूरी लाइबिलिटी आपके ऊपर आएगी विद इंटरेस्ट पे करने की, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। इनवर्स जो आरसीएम के प्रोविजन है रिवर्स चार्ज सप्लाई के, ये केवल एक एग्जांपल है, उसके अलावा प्रोफेशनल सर्विस है, उनमें भी स्पेसिफाइड सर्विस है जिनमें आरसीएम अप्लाइड होता है, वो आपको फॉलो करने हैं। क्योंकि जब आप कोई भी असेसमेंट कराते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपके पीएनएल की रिक्वायरमेंट की जाती है। तो पीएनएल में वो ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जिन पे आरसीएम अप्लाइड होता है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। फिर ये होता है कि आपने नॉन कंप्लायंस किया है, इतना टैक्स, इतना इंटरेस्ट, और ये पेनल्टी रही है। तो अगला रीजन ये वाला हो सकता है। जो जो मैं रीजन बताते जा रहा हूँ आप इसको नोट कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको नोटिस से सेव होना है, तो आपको ये वाली गलतियां नहीं करनी है। अगली जो मिस्टेक हो रही है वो मैं बता देता हूँ आपको क्या मिस्टेक आ रही है। ये तो स्पेसिफाइड केस है, इसमें डाटा ऑटोमेटिकली अब आता है, ठीक है। टेबल नंबर 4 आईटीसी की टेबल में सबसे ज्यादा मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर जो है टेबल है उसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में जो है क्या होता है कि यहाँ पर खुद कुछ कुछ लोग ऐसे हैं वो मैनुअली एंटर कर रहे हैं, मतलब उनकी जो बिल ऑफ एंट्री है वो यहाँ पर एंटर नहीं आ रही है, बिल ऑफ एंट्री एयरबिल जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है।
तो उसके लिए यहाँ पर भी अपडेट का ऑप्शन आता है। सर्विस में जाकर आप अपनी बिल ऑफ एंट्री को अपडेट करें, जो डिटेल आपके पास आ रही है उसको अपडेट होने के बाद कुछ टाइम बाद वो यहाँ पर डाटा दिखता है, तो उसके भी मिसमैच हो जाएंगे। मिसमैच यहाँ पर नोटिस आ रहे हैं कि आपने टैक्स पर्टिकुलरली भर दिया लेकिन आपने गलत तरीके से कर लिया है उसको। ये वाला नोटिस का रीजन है। इनवर्ट सप्लाई में जो आपने टैक्स दिया है उसको आपको इस कॉलम में क्लेम करना है, ना कि इस वाले कॉलम में। ठीक है, आरसीएम का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको मैनुअली यहाँ पर क्लेम करना होता है। आप वैल्यू वहां पर एंटर करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर मैनुअली आपको क्लेम करना होता है। आईएसडी का स्पेशल केस है। ऑल अदर आईटीसी, तो आपको बाकी सारे आईटीसी क्लेम करने होते हैं, बट केवल एलिजिबल वाले आईटीसी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपका पूरा का पूरा आईटीसी आ रहा है तो जो आपको रिवर्सल करने हैं, देखिए क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर नेट ऑफ करके डाल देते हैं, तो उससे मिसमैच रह जाता है। मिसमैच कैसे कि 2B में ज्यादा आईटीसी आ रहा है और यहाँ पर आपने कम क्लेम कर लिया, तो प्रॉपर ऑफिसर को कैसे पता लगेगा कि क्या इनएलिजिबल आईटीसी है, क्या आईटीसी एलिजिबल है। तो आपको जो रिवर्सल करना है वो इस रूल में करना है। यहाँ पर परमानेंट रिवर्सल की बात होती है कि आपका जो आईटीसी है वो ये रूल 38, 42, 43 या फिर सेक्शन 17, सेक्शन 5 जो कि ब्लॉक रेट की बात करता है उसके अकॉर्डिंग रिवर्स हुआ है। ठीक है, अदर्स में वो वाले आईटीसी कवर होते हैं तो किसी अदर रीजन की वजह से आप रिवर्स कर रहे हैं, बाद में उनको रिक्लेम भी आपको करना है। टेबल नंबर जो डी है वो इन्फॉर्मेशन वाली टेबल है। इसके रिगार्डिंग कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है कि आपने इस टेबल में डाटा नहीं दिखाया। ठीक है, ये केवल इन्फॉर्मेशन वाली टेबल है, फिर भी आपको सही तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। तो आप जो भी डाटा मतलब जो आईटीसी आप रिक्लेम कर रहे हैं वो यहाँ पर आप दिखाएंगे। जो इनएलिजिबल आईटीसी है, मतलब आपने रिवर्स कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, इनएलिजिबल वाला आईटीसी यहाँ पर आप दिखाएंगे, तो आपको क्या होगा, एनुअल रिटर्न भरने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये वाला रीजन हो गया आपका जो है नोटिस आने का, ये आपको अवॉइड करना है। अगला जो रीजन है वो है कि आपकी सप्लाई जो आउटवर्ड है वो आपकी नील रेटेड वाली है, मतलब नॉन जीएसटी एजेंटेड वाली सप्लाई है। तो भाई उस वाली सप्लाई को करने के लिए आपने कुछ तो परचेज किया होगा ना, तो उस परचेज के लिए आपने वैल्यू एंटर नहीं की, तो परचेज की वैल्यू आपको यहाँ पर एंटर करनी है। टैक्स होता ही नहीं है उस पर, तो ये वैल्यू एंटर करे बिना आपको फाइल नहीं करनी है अपनी 3। ठीक है, इसके भी अलग से नोटिस आ रहे हैं कि आपने परचेज क्या किया है वो तो बताइए। ठीक है, इंटरेस्ट वाली पॉइंट के लिए तो नोटिस है ही कि इंटरेस्ट के नोटिस आप 17, 18, 18, 19 के काफी सारे आ रहे हैं। तो अगर आपने इंटरेस्ट जमा नहीं करा पुराने सालों के लिए तो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो 3B में ये वाले पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। चलते हैं यहाँ पर हम एनुअल रिटर्न की तरफ। तो एनुअल रिटर्न में क्या है कि मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ एनुअल रिटर्न में क्या नोटिस की जो है, एनुअल रिटर्न में क्या लिख के नोटिस आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहले इसको GSTR 9 को आपको जो है पूरा अच्छे से समझना है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किए हैं, अलग अलग टेबल पे अलग अलग वीडियो भी बना दी है। अब यहाँ पर इस पॉइंट में क्या दिक्कत आ रही है मैं बता देता हूँ। जो टेबल नंबर 4 है वो ऑटोमेटिकली उठ के आ रही है GSTR 1 से, GSTR 1 का डाटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसमें भी क्या डाटा है जो बार बार अमेंडमेंट करते हैं, एक महीने की दूसरे महीने में सप्लाई दिखाते हैं, अगले सालों में डाटा जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रैक नहीं कर पाएगा उसको। यहाँ पर आपको मैनुअली एंटर करनी पड़ेगी फिगर, और 20% ज्यादा अगर आपका डिफरेंस यहाँ पर है तो वो हाईलाइट हो जाएगा रेड फील्ड के साथ और इसकी इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाएगी। तो आपको ये चीज अवॉइड करनी है, डाटा GSTR 1 3B में करना है, फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो गई है GSTR 9 में उसको करेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको ये चीज यूज नहीं करनी कि टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको फाइल जरूर करें अमेंडमेंट करते हुए, अपने डाटा को सही करते हुए, और उसका जो टैक्स है वो DRC 03 के थ्रू सबमिट करा के अपने पास रिसीट रख ले, तो फ्यूचर में पेनल्टी इंटरेस्ट से आप बच जाएंगे। इसमें पहला पॉइंट तो इसकी वजह से आ रहा है टेबल नंबर 4 के वजह से कि आपका डिफरेंस है। डिफरेंस कैसा है कि जी इसमें जो वैल्यू आ रही है वो तो काफी ज्यादा आ रही है, क्योंकि ये टेबल आपस में यहाँ पर लिंक है। यहाँ पर नील रेटेड की भी सप्लाई की वैल्यू जाती है, केस में नहीं है, वो एक अलग पॉइंट वाली बात है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसकी डाटा यहाँ पर कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम तक सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज किया है, वो सारे रिवर्सल ऑफ आईटीसी का भी यहाँ पर डाटा एंटर करना होता है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाला। तो डाटा ये देखा जाता है कि जो आपने इनमें डाटा फीड किया है और जो आपने टैक्स की लायबिलिटी भरी है, टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पर खुद से आती है ऑटोमेटिकली टेबल नंबर 9 में। तो जी जो आपने टैक्स पे किया है वो तो कम किया है और लायबिलिटी आपने ज़्यादा डिक्लेयर कर दी। तो सबसे बड़ा रीजन ये होता है GSTR 9 को वो क्या करते हैं, प्रॉपरली एनालाइज करते हैं। इससे पहले जब मैंने वीडियो में डिस्कस किया था तो वहाँ पर ये क्लियरली दिखाया था कि GSTR 1 में ये है, 3B में है, आपने डिफरेंस है। अगले साल का उनको क्या पता, क्योंकि पर्टिकुलर एक साल का नोटिस वो भेजेंगे, आपने पहले साल को दूसरे से लिंक कर दिया, इसका मतलब आपने दूसरे की भी वहां पर दे दी कि दूसरी रिटर्न भी आपने दूसरे साल में भी अमेंडमेंट किया, तो इसका भी असेसमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो एक साल का नोटिस आया, दूसरा का आपने लिंक किया हुआ है तो दूसरे का भी नोटिस आ सकता है। तो वो चीज़ अवॉइड करनी है, डाटा जिस साल का है उसमें ही दिखाना है। पर लेकिन हिस्ट्री प्रोविजन खुद से भी अलाउड करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ पर जेन्युइन केस है वहां पर आपको दिखाना ही उस टाइप से। अगला सबसे बड़ा रीजन क्या है, टेबल नंबर 6 और 8। टेबल नंबर 6 में जो डाटा आता है वो 3B से ऑटोमेटिकली उठ के यहाँ पर आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डाटा सही है, आपने सेम एज इट इज वैल्यू में
यही डाटा अपलोड कर दिया। अगर आपका ये बिल्कुल सही आ रहा है, इतने आपने क्लेम किया है, आपके पास प्रॉपर एविडेंस है, आपने रूल को फॉलो करते क्लेम किया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये गलत आ रहा था तो आपको यहाँ पर सही डाटा एंटर करना। ये टेबल हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इनके लिए सेपरेट वीडियो है, वो वहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर आपको करेक्ट डाटा डालना है, जो 3B में आ रहा है उसको एज इट इज कॉपी नहीं करना है, ठीक है। फिर इसकी जो लिंकिंग है वो टेबल नंबर 8 से भी है। 7 में हम यहाँ पर रिवर्सल को भी अवॉइड कर दें कि रिवर्सल, जितने भी रिवर्सल हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं जो कि आपके रह गए थे 3B में फाइल करते टाइम, तो वो रिवर्सल आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसको सही तरीके से रिवर्सल भी कर दीजिएगा। टेबल नंबर 8 में क्या आता है, 7 से एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर आ जाता है कि 2A में इतना आपका ITC आ रहा है, और 3B के हिसाब से जो है आप एज पर सम टोटल ऑफ 6B एंड 6H अबोव, तो आप ये वैल्यू जो है यहाँ पर मुझे इतना दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो इससे आती है कि ये वाली वैल्यूज यहाँ पर क्लेम होती है टोटल टोटल B2 अबोव से लेकर यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर चली जाती है टेबल नंबर 8 में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका डिफरेंस आ रहा है कि आपका पॉजिटिव डिफरेंस है कि आपने क्लेम जो है हो सकता है कम क्लेम किया हो, तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से ITC थे क्योंकि आपने अवेल नहीं किया, इनएलिजिबल थे, क्या रीजन था वो आपको बता देना है, ठीक है। अगर ज्यादा की वैल्यू का आ रहा है कि 2A में कमा रहा है 3B में क्यों आ रहा है ज्यादा, तो उसका भी जेन्युइन रीजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपने प्रीवियस ईयर का ITC था। मतलब यहाँ अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो 22-23 की रिटर्न है, 21-22 का ITC आपने यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम तक क्या है फाइल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका डिफरेंस रहेगा। पर ये डिफरेंस आपको 21-22 के एनुअल रिटर्न में भी तो रिपोर्ट करना था, तो ये लिंकिंग आपस में चलती रहेगी। तो यहाँ पर इस रीजन की वजह से भी सबसे बड़ा नोटिस आएगा कि अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव डिफरेंस के साथ इसको फाइल कर दिया, ठीक है, या नेगेटिव डिफरेंस के साथ इसको फाइल कर दिया, तो उसमें नोटिस आने के चांस है कि आप बताइए कि ये डिफरेंस यहाँ पर क्यों आ रहा है। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। दूसरा यहाँ पर जो है, अगर कोई डिमांड की वैल्यू आई है, रिफंड की वैल्यू आई है कंपोजिशन टैक्स पर, ये पॉइंट नंबर 14, 15, 16 के लिए स्पेसिफिक कुछ मेंशन नहीं किया गया है, एडजस्टमेंट तो अब यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया है। तो ये पर्टिकुलर केस है जिसमें 9 के नोटिस चांस है। उसके अलावा वॉइस वाले प्रोविजंस, ई वे बिल वाले प्रोविजंस, वो यहाँ पर धीरे धीरे एनेबल किए जा रहे हैं, उनकी भी लिंकिंग पास ऑन की जा रही है प्रॉपर ऑफिसर को। तो आपको इन सारे रीजन्स को यहाँ पर अवॉइड करना है, अपने रिटर्न को करेक्ट तरीके से फाइल करना है ताकि फ्यूचर में कोई भी केस ना आए। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इनकम टैक्स, जीएसटी के फाइलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट, अपडेट, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें तो वीडियो जरूर देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए